लेंगे पहले डाउट, वहाँ तक 60 तक डिस्कस किए, तो ठीक है। उसके बाद वाले 50 to 60 में कोई डाउट? 50? सेम क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे पहले भी पूछा, या तो ऐसा ही क्वेश्चन था आपको दिया हुआ px plus 2x सॉरी qy plus r equal to 0 और such that 3p plus 2q plus 4r equal to 0। फिर नीचे में कौन सा स्टेटमेंट चाहिए आपको ढूंढना है ना, क्वेश्चन ये। अब अगर इन दोनों क्वेश्चन को अगर आप लोग रिलेट करते हो, इन दोनों स्टेटमेंट को अगर आप रिलेट करते हो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर r अकेला और यहाँ पर r वैसे भी कांस्टेंट है, x और y तो फिर भी वेरिएबल है, बट r तो कांस्टेंट है और यहाँ पर r की जगह पर उन्होंने 4r दिया। अगर मुझे इन दोनों को अगर रिलेट करना है तो मैं कांस्टेंट में तो कुछ चेंज कर ही नहीं सकता हूँ, तो वहाँ r है तो नीचे r ही होना चाहिए। इसलिए मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करता हूँ। 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 3/4p plus 2/4 तो 1/2q plus r equal to 0। वापस इसको इक्वेट करो, क्या दिख रहा है आप लोग इसको देखते हो और इसको देख के क्या समझ आ रहा है, तो इसको देख के क्या समझ आ रहा है, लाइन इज पासिंग थ्रू 3/4, 1/2, इसलिए वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या दिखा, लाइन कहां से पास हो रहा है, डी आंसर है। सारे के सारे लाइन कहां से पास होते होंगे, 3/4, p और q जो है वो कांस्टेंट हो सकता है, बट x और y जो है वो हमेशा सेटिस्फाई करता है। खत्म हो गया, कुछ करना नहीं है इसमें। ये सेम क्वेश्चन पहले भी आया, किसी ने पूछा था आप लोगों ने, शायद आपने पूछा था, वापस कैसे डाल रहे थे इसमें x और y की जगह पर उन्होंने क्या रिप्लेस किया था भाई, ये क्यों रिप्लेस किया, बोले उसको सेटिस्फाई करता होगा, तो उसी पॉइंट सारे के सारे लाइंस को पास होना पड़ता होगा, है ना। तो 49 ये करवाया है, ये भी मैसेज करवाया क्लास में, ऐसे यही करवाया था, ठीक है। कोई देखो इसमें क्या है, let S be the set of full triangles in the xy plane each having one vertex at origin and other two vertices lies on the coordinate axis with integral coordinate। आपको एक ट्राइंगल बनाना है, वो ट्राइंगल का एक वर्टेक्स क्या दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट ओरिजिन, और बाकी दोनों कौन से जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करता है, ठीक है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट किया तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0, यहाँ पर 0, y, ये ट्राइंगल बना। इस ट्राइंगल का एरिया कितना दिया 50 है, बट होगा कितना, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ ऑफ x इनटू एरिया दिया कितना आपको 50, तो xy को क्या होना पड़ेगा 100। अब ये पीएनसी का क्वेश्चन हो गया। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कहां चला गया, पीएनसी में कि xy क्या चाहिए आपको, x और y का प्रोडक्ट 100 चाहिए। कितनी अलग अलग तरीकों से xy का प्रोडक्ट 100 आ सकते हैं, जहां पर x और y कोई भी इंटीग्रल जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट एक्सिस विद इंटीग्रल कोड, अदरवाइज तो फिर इनफाइनाइट हो जाएंगे। अगर वो इंटीग्रल वर्ड नहीं होता, दो नंबर का मल्टीप्लाई 100 कितनी तरीके से हो सकता है, इनफाइनाइट तरीकों से हो सकता है, बट इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स होंगे तो इनफाइनाइट तरीके नहीं होंगे, तो फिर हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पीएनसी में बताओ मुझे। तो क्वेश्चन xy का प्रोडक्ट मुझे 100 चाहिए, x और y इंटीजर वैल्यू होती है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में किए। क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन, क्या करते थे, प्राइम नंबर्स में डिवाइड कर लेते थे। जैसे क्वेश्चन में क्या करते थे, प्राइम नंबर्स में डिवाइड कर लेते थे। xy के अंदर 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, देख लेते हैं। 2 कितनी बार आएगा, 2 पहली बार डिवाइड करोगे तो 50, वापस 2 डिवाइड करोगे तो 25 मतलब 5 का स्क्वायर। अब आपके पास 2 कितनी बार है, 2 बार। 2 कितनी बार है, 2 बार, और जो 2 आपके पास 2 बार है उसको किसको देना है आपको, ये 2 को
एक्स को भी दे सकता हूँ और वाई को भी दे सकता हूँ। देखा जाए तो तीन पॉसिबिलिटी, दोनों टू मैंने इसको दे दिए, दोनों टू मैंने इसको दे दिए और दोनों के एक टू दिया। एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है टू को लेके, दोनों पे दोनों को इसको दे दिया, मतलब इसको 4 दे दिया, इसको 1 दिया, मतलब बाय डिफॉल्ट इसको 4 दे दिया, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 2 दिया। तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। 2 को लेके तीन पॉसिबिलिटी, 5 भी कितनी बार है, 2 बार, तो 5 2 बार है, तो 5 को लेके भी कितनी पॉसिबिलिटी, 3, सेम, राइट। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, लिस्ट से मतलब उस हर कंडीशन से, मतलब हर पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि ये 100, ये 1, फिर ये 1, ये 100, फिर 250 का पेयर, 52 का पेयर, है ना, फिर 25 4 का पेयर। ऐसे सारे लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, वो तो जाता होगा पर टाइम लगेगा। आप लॉजिकली सोचोगे तो कितनी पॉसिबिलिटी मिलने वाली है, टोटल 9, 3 इंच के, तो टोटल कितना हुआ, 9। बट अभी मैंने जो ट्राइंगल लिया है वो इस तरफ लिया, अगर वो ट्राइंगल में इस तरफ भी लेता तो भी तो एरिया 50 हो सकता था ना। बस फर्क क्या होगा, अगर ये 10,0 है, ये 0,10 है, तो इस तरफ होता तो क्या फर्क पड़ता था, -10,0। वही चीज अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो ट्राइंगल तो 0,-10, वही फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो x पॉजिटिव होता, y नेगेटिव होता। तो अगर 9 पॉसिबिलिटी यहाँ बन गई तो x की वैल्यू नेगेटिव को लेकर और 9 बनेगी, यहाँ पर भी 9 बनेगी, यहाँ पर भी 9 बनेगी, तो टोटल कितना हो जाएंगे, 36। तो 36 पॉसिबिलिटी है। ठीक, 54। आप लोगों को 54 में एक ट्राइंगल है, ठीक है। उस ट्राइंगल के दो वर्टेक्सेस दे रखे हैं, कौन कौन से वर्टेक्सेस दे रखे हैं, 0,2 गिवन और एक 4,3 दिया हुआ है। और क्वेश्चन में इसका ऑर्थो सेंटर भी दिया। ऑर्थो सेंटर क्या होते हैं, जहाँ पर तीनों ऑल्टीट्यूड इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है, उन्हें यहाँ ड्रॉ किया। एक वर्टेक्स 0,2, एक वर्टेक्स 4,3, उसको ऑर्थो सेंटर किया 0,0। ऑर्थो सेंटर इज कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ ऑल द ऑल्टीट्यूड, राइट। आपको पता करना है कि थर्ड क्वाड्रेंट मतलब थर्ड वर्टेक्स जो होगा कौन से क्वाड्रेंट में होगा। जब काम करते हैं थर्ड वर्टेक्स ढूंढ लेते, क्वाड्रेंट पता चल जाएगा। थर्ड वर्टेक्स ढूंढेंगे कैसे, थर्ड वर्टेक्स ढूंढना होगा तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे अगर ये लाइन मिल जाए, मुझे ये लाइन मिल जाए, मुझे ये लाइन मिल जाए, तो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट सी हो जाएगा, है ना। मैं सोचते रहता हूँ सी ढूंढना तो क्या चाहिए, सी ढूंढना होगा तो मुझे दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो दोनों लाइन की इक्वेशन चाहिए। अब दोनों लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, कोई भी लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ स्लोप चाहिए। तो ये पॉइंट है ही ऑलरेडी,
उस लाइन के ऊपर क्या नहीं है, तो स्लोप भी तो मिल जाएगा। इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा आपको, ये दोनों पॉइंट है ना, इस लाइन का स्लोप होगा तो इस लाइन का भी स्लोप मिल जाएगा। m1 m2 इक्वल टू माइनस स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो आपको ऐसी लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। सेम अगर आपको बीसी लाइन का इक्वेशन चाहिए तो पॉइंट और स्लोप चाहिए, पॉइंट है फिर क्या नहीं है, स्लोप। तो अगर आपको इसका स्लोप पता चल जाएगा तो दो पॉइंट है, अगर इसका स्लोप पता होगा तो इसका भी स्लोप पता चल जाएगा। जैसे इसका स्लोप कितना है, कैसे इसका स्लोप 2 है, वन डिफाइंड क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से डिवाइड में 0 आ रहा है तो क्या हो गया, अनडिफाइंड कब होता है, जब y एक्सिस को पैरेलल होगा। अगर ये लाइन y एक्सिस को पैरेलल है तो उसके साथ जो 90 डिग्री बनाएगा वो किसके साथ पैरेलल होगा। अगर ये लाइन x एक्सिस को पैरेलल है तो इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट कभी भी चेंज नहीं होगा, x को पैरेलल तो उसमें क्या चेंज नहीं होता है, तो y का कोऑर्डिनेट क्या है इसमें 3। इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3, लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3। तो इस तरह की C पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो पक्का है कि 3 है, पक्का है कि 3 है। देखते ये समझ में आ गया कि ये जो पॉइंट होगा y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होने की वजह से आपका क्वाड्रेंट थर्ड या फोर्थ तो नहीं होने वाला है। अब आपका क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फर्स्ट या सेकंड होगा। वैसे आप लोग का फर्स्ट हो, क्योंकि आप अगर इसमें डायग्राम होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका पॉइंट होगा तो ऑर्थो सेंटर यहाँ नहीं आएगा, तो पक्की होता है कि सेकंड क्वाड्रेंट ही होता होगा आंसर। इसी से आंसर तो पता चल गया सेकंड क्वाड्रेंट ही होगा, पर अगर पूरा पॉइंट भी ढूंढना होगा तो मिल जाएगा ना। ये लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी आ चुका है, राइट। इस लाइन का इक्वेशन भी टाइम होगा, जैसे इसका स्लोप कितना है 0 माइनस 3 अपॉन 0 माइनस 4 3/4, तो 3/4 है तो इसका स्लोप कितना है, तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, यूज करके लाइन का इक्वेशन ढूंढ लो, लाइन का इक्वेशन ढूंढ लो, करके दोनों को सोल्व कर लेना, पॉइंट मिल जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा एनी पॉइंट ही ढूंढना है सर। अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में अगर सर ऑर्थो सेंटर ओरिजिन क्यों, और आपको क्या लगता है ऑर्थो सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होता है, ऑब्ट्यूसिकल ट्रायंगल होगा तो ऑर्थो सेंटर बाहर आएगा। ऐसा जरूरी है कि और होना तो ऑर्थो सेंटर आपके अंदर ही हो सकता है। अगर आपका ट्रायंगल ऐसा हो जिसका ऑर्थो सेंटर कहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ से ड्रॉ किया ऑल्टीट्यूड ही बाहर की तरफ होगा, तो आपके सिर्फ एक ही दो ही ऐसे पॉइंट है कि जो कभी भी सर्कल के बाहर, हमारे ट्रायंगल के बाहर नहीं जा सकते। सेंट्रोइड के बाहर नहीं जा सकते, सेंट्रोइड सेंटर ऑफ द ट्रायंगल होते हैं, इसलिए बाहर नहीं जा सकता है। और इन सेंटर कभी बाहर, क्योंकि इन सेंटर बोलते हैं किसको, अंदर जो सर्कल ड्रॉ कर दो उसका पॉइंट, ऑब्वियसली वो बाहर नहीं जाएगा। बाकी दोनों पॉइंट जो बाहर भी जा सकते हैं, इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट 59, आपने 59 क्वेश्चन अच्छे से समझा, मैं आपको समझाऊंगा तो आपको लेकर ये कैसे में क्लिक नहीं हो, आपको क्या दिया 59 क्वेश्चन में, कोई अगर मुझे बता पाए, अगर किसी का क्लिक होता हो क्या करे, क्वेश्चन पहले देख लो। आपको 3 वर्टेक्स इस तरह से ट्रायंगल के, ठीक है, ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, A is given 1,0, B is given 6,2, C is given 3/2,6, ओके। फिर बोला है कि if P is the point inside of the triangle, P इस ट्रायंगल के अंदर कहीं पर भी हो सकता है, पर किस तरह से है उसकी पोजीशन, सच दैट द ट्रायंगल ABC, अच्छा P अगर पॉइंट कहीं पर भी अंदर लूंगा तो आपको कितने ट्रायंगल मिलेंगे, 3 मिलेंगे, एक APB, वन इज APC एंड थर्ड वन इज PPC। तो बोले कि तीनों का ट्रायंगल का एरिया सेम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल तीनों के लिए सेम है। तो पूछोगे कि लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ, और Q का कोऑर्डिनेट भी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको PQ ढूंढने के लिए क्या करना है, P ढूंढना और दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना, यही काम है ना। बाकी तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगा ही लोगे, तो मुझे बताओ ये तीनों का एरिया सेम कब हो सकता है, जब सेंट्रोइड होगा। तो सेंट्रोइड ऐसे ही ढूंढ लो, सेंट्रोइड कैसे ढूंढोगे, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, और फिर फॉर्मूला लगा लो डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है,
देखो 57 उसके बाद देखोगे तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा मैंने आप लोग को शायद लास्ट क्लास में बताया था ट्राइंगल के एरिया की जब फॉर्मूला यूज करते हो 1/2 ऑफ मॉड ऑफ x1 वो बेसिकली डिटरमिनेंट का एक एप्लीकेशन है, बताया था ना। इसमें बताया था कि आपके जो 3 वर्टेक्स होते हैं आपका एरिया जो होता है हाफ ऑफ 1 -1 0 2 x डेज, ये बताया था लास्ट क्लास में आप लोगों को, डिस्कस हुआ था। ये फॉर्मूला होती है आप लोगों की ये हाफ ऑफ x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into ये जो फॉर्मूला आज तक आप लोग रट के बैठे हुए हैं हम लोग और आपको अप्लाई करना, तो बेसिकली डिटरमिनेंट की एप्लीकेशन है। आपके अगर ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट जो होते हैं ना x1, y1, x2, y2, x3, y3, इस ट्राइंगल का तीनों वर्टेक्स देते हैं तो ये एरिया यूज करते हैं ना फॉर्मूला। तो बेसिकली ये है क्या, ये ऐसा है आपके तीनों वर्टेक्स क्या x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। बट डिटरमिनेंट हम बहुत बार बात कर चुके हैं, डिटरमिनेंट ऑल द डिटरमिनेंट्स आर ऑलवेज इन द स्क्वायर फॉर्मेट। जितने स्क्वायर फॉर्मेट किसको बोलते हैं, जितने रोज उतने ही कॉलम। अभी इसमें कितने रोज है 3, बट कॉलम कितने, ये डिटरमिनेंट नहीं हो सकता। डिटरमिनेंट होने के लिए तीसरा कॉलम भी है। मैथमेटिकली ऐसा कौन सा नंबर है जिसका होना ना होने से फर्क नहीं पड़ता है, एक ही नंबर ऐसे जिसका होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। 1 किसके साथ भी मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तीसरा जो कॉलम होता है बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है 1। इस डिटरमिनेंट को अगर आप सोल्व करते हो तो डिटरमिनेंट सोल्व करना आपको आता है। अगर मैं इस कॉलम को लेके सोल्व करता, कैसे सोल्व करते थे अपने, जो भी एलिमेंट लेते हैं वो वाला रो और वाला कॉलम छोड़ देते हैं। x1 वाला रो छोड़ोगे, x1 वाला कॉलम छोड़ोगे तो ये बचेगा। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा y2, तो देखो ये एलिमेंट आ गया x1 into y2 minus y3। फिर जब x2 लोगे तो ये वाला रो छोड़ोगे, ये वाला कॉलम छोड़ोगे तो क्या आएगा y1 माइनस, पर बीच में गैप आया आगे माइनस लेके तो माइनस ऑफ y1 माइनस y2, माइनस हटा दूंगा तो y3 माइनस y1, ये दूसरा एलिमेंट आ गया। फिर तीसरा जो x जो होता है ये रो छोड़ोगे, ये कॉलम छोड़ोगे तो y1 माइनस y2, राइट। तो बेसिकली जो फॉर्मूला हो गया है आपका डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन। अब ये भी यार अप्लाई करते हो, मुझे लगता है कि डिटरमिनेंट फटाफट जल्दी सोल्व हो जाता है, पर ठीक है आपको जैसे ठीक लगे। मैंने उसको भी डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा है और ये मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 स्क्वायर यूनिट। ये कितना दिया हुआ आप लोग को 5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इससे आपको x डेश और y डेश के टर्म में एक रिलेशन मिलेगा। तो x डेश और y डेश के टर्म्स में एक रिलेशन मिलेगा। जिस को सोल्व करूंगा 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10 आए। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करूंगा 1 लूंगा तो क्या आएगा, रो छोड़ोगे, 3 को 3 का डिटरमिनेंट सोल्व करना सिखा चुका हूं। रो छोड़ा कॉलम छोड़ा क्या मिलेगा 2 माइनस y डेश, 2 माइनस y डेश। फिर आपकी मर्जी आपको किसको कौन से रो कौन से कॉलम को लेके सोल्व करना है। तो मैं पहला कॉलम लेके सोल्व कर रहा हूं, तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन है -1। जब लोगे तो क्या होगा, वापस रो छोड़ोगे कॉलम छोड़ोगे तो क्या आएगा 0 माइनस x डेश, 0 माइनस x डेश। और आगे साइन माइनस की भी रहेगी, वो माइनस की क्यों रहेगी क्योंकि बीच में गैप था। फिर ये 1 जब लोगे तो वापस रो छोड़ा कॉलम छोड़ा तो क्या होगा 0 माइनस 2x डेश, ये कितना है 10 है ना। 5 into 2 कितना हो जाएगा 10। ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 माइनस y डैश, माइनस माइनस प्लस माइनस वापस माइनस, माइनस x डैश माइनस 2x डैश इज इक्वल टू सॉरी 10। तो आपको क्या रिलेशन मिला, माइनस y डैश माइनस 3x डैश इज इक्वल टू 8 है ना। सबको अगर इन तरफ स्विच कर लोगे तो 3x डैश प्लस y डैश प्लस 8 इक्वल टू 0। एक रिलेशन आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो आप लोगों का पॉइंट है ना वो एक लाइन से पास हो रहा है, ये लाइन उस पॉइंट से पास हो रहा है, तो वो जो पॉइंट है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सेटिस्फाई करते हो तो क्या आ जाएगा 3x डैश प्लस y डैश, 3x डैश प्लस y डैश माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। और 3x डैश प्लस y डैश की वैल्यू तो मुझे पता है कि -8 है,
यहाँ पर -8 डाल दूंगा तो -8 -4 लेफ्टा इक्वल टू 0, तो लेफ्टा इक्वल टू -4, लेफ्टा की वैल्यू लेफ्टा की वैल्यू आ जाएगी। मेरे से कैलकुलेशन को मिस्टेक होगा इसलिए लेफ्टा की वैल्यू मैच नहीं हो रही है, तो एक बार वापस चेक कर लीजिएगा, पर करेंगे इसी तरह, क्योंकि ऑप्शन में -2 है, एक बार शायद मेरी कोई मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में, एक बार वापस चेक कर लेना। इसमें बस आपको एरिया को इक्वेट करना है। इस तरह से तो क्वेश्चन बन जाने चाहिए। फिर कौन सा बताया आप लोगों ने? उसके बाद 70 में और कोई 63 भी वापस आप देखो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को लेके क्वेश्चन है। तो क्या करना, मैं आपको मेथड बता देता हूँ। 63 अगर स्पेसिफिक का नहीं बना है तो आपको बोला है कि एक ट्राइंगल एबीसी है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस तीनों वर्टेक्स आपके पॉजिटिव है, राइट। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज गिवन ऑलरेडी 1,2, बी दिया हुआ है 3,1 एंड एंगल बीएसी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बीएसी इक्वल टू 90 डिग्री मतलब ए के पास कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। आपको सी का एफसी से ढूंढना है, सी का एफसी से ढूंढना है, मतलब सी का एक्स कोऑर्डिनेट ए से ढूंढना है। अभी कितने अननोन है हमारे पास? 2, एच और के। बोले ढूंढने ऐसे पर अननोन तो अभी भी 2 ही है, तो 2 अननोन ढूंढना तो कितने इक्वेशन? 2 इक्वेशन चाहिए, राइट। 2 इक्वेशन कैसे मिलेगा? तो पहले इक्वेशन जैसे आपने 90 डिग्री चुना, इसका स्लोप इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, तो पहला मिला आपको, इसका स्लोप कितना हो जाएगा? y2 minus y1 upon x2 minus x1, तो -1/2। इसका स्लोप कितना? k minus 2 upon h minus 1, और दोनों का प्रोडक्ट कितना? दोनों का प्रोडक्ट कितना? -1, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो आपको k minus 2 upon h minus 1 किसकी इक्वल हो गया? 2 की इक्वल -5 कैंसिल, 2 सामने पॉइंट हो गया। एक रिलेशन यहाँ से भी दिया, और दूसरा रिलेशन के लिए उन्होंने क्या दे रखा है? -2 भी दिया। एक रिलेशन यहाँ से मिला, दूसरे रिलेशन कहाँ से मिलेगा? एरिया। और वो एरिया के लिए वापस क्या कर लेंगे? वही डिटरमिनेंट या वो फॉर्मूला जो भी आपको ठीक लगता हो कोई भी अप्लाई कर लो, तो और एक रिलेशन मिल जाएगा आप लोगों को। और अब जब 2 रिलेशन होंगे, 2 अननोन होंगे, तो सोल्व कर लेना, कर लोगे? उसके बाद 65 आप एक चीज बताओ मुझे, 65 क्वेश्चन में आप लोगों को डिस्टेंस फाइंड करना है। किसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करने की बात करें? 65 क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताइए, डिस्टेंस फाइंड करने की बात हो रही है, किसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करने की बात हो रही है? 2 लाइन के बीच में। कौन सी 2 लाइन के बीच में आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो? पैरेलल। तो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने की फॉर्मूला क्या होता है? मोड ऑफ T2 minus T1 upon रूट ऑफ, और उसके सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस बना दिया। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको? पहला लाइन गिवन है 2x minus y plus 3 equal to 0, एंड सेकंड लाइन दिया हुआ है 4x minus 2y plus alpha equal to 0। अभी आप देखो तो x और y का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो सेम बनाना पड़ेगा। 2 ऑप्शन है सेम बने, क्यों? या तो फिर मैं इसको 2 से डिवाइड कर लूं,
और 2 से डिवाइड नहीं करना तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कैसे भी आपकी इच्छा। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आपने बताया T2 माइनस T1 अपॉन रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस g स्क्वायर 16 प्लस 4 तो रूट 20। और ये उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है कि डिस्टेंस रूट 5 के 1/√5 के बराबर है। रूट 20 मतलब कितना 2√5 2√5 है तो रूट 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या रिलेशन मिला मॉड ऑफ अल्फा माइनस 6 इक्वल टू 2। इसका 2√5 का रूट 5 कैंसिल किया तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। रूट 20 को क्या लिखोगे 2√5 लिखोगे ना, इसको 2√5 लिखते ही दोनों तरफ से रूट 5 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, 2 सामने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। मॉड अल्फा माइनस 6 आपका 2 है, मॉड अल्फा माइनस 6 आपका 2 है, तो फिर आप लोग का अल्फा माइनस 6 क्या होगा प्लस माइनस 2। तो अल्फा की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी +8 और +4, एक बार +2 और एक बार -2। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जितने भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा होगा उन सबका टोटल कितना। अल्फा की 2 पॉसिबल वैल्यू है, सेम वे उन्होंने लाइन चेंज कर दिया और इसको नाम दे दिया। अब आप लोगों का देखोगे तो इसको नाम दिया है 6x माइनस 3y प्लस बीटा इक्वल टू 0। ये लाने के लिए इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा ये 6x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो दोनों के बीच में सर्कुलर डिस्टेंस की फॉर्मूला P इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा माइनस 9 अपॉन रूट ऑफ 36 प्लस 9 रूट 45। रूट 45 को क्या लिखोगे 3√5 और इसका डिस्टेंस गिवन है, क्या गिवन है 2/√5। तो क्या कट होगा √5 तो मॉड ऑफ बीटा माइनस 9 कितना हो गया 3 × 6 है ना, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बीटा माइनस 9 क्या हो गया प्लस माइनस 6। तो बीटा क्या हो जाएगा एक बार +6 लूंगा तो 15 और बीटा इक्वल टू -6 लोगे तो 3। तो बीटा की 2 पॉसिबल वैल्यू अल्फा की 2 पॉसिबल वैल्यू सबका टोटल 8 + 4 12 12 + 15 27 27 + 3 30। अब देखो कि इसमें सारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा होगा 30। तो 2 लाइन के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना, एक ही टाइप का डिस्टेंस निकाल सकते हम लोग, 2 पैरेलल लाइन कर सकता है उसको लेके उसके बाद बिंदु 70 तक मैं और कोई बहुत हिंट दे देता हूँ। तो 75 तक में मतलब है 75 तक और कोई डाउट है कोई सेवन क्वेश्चन कौन से कंसेप्ट का है
फैमिली ऑफ लाइंस का, फैमिली ऑफ लाइंस 77 के देखे तुम लोगों ने। यदि एक कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू p ऑफ x एंड y इक्वल टू q ऑफ x कैन बी रिटन है, और दोनों लाइन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो दो लाइन का प्रोडक्ट मतलब क्या कंसेप्ट हो गया, फैमिली ऑफ लाइन, और सॉरी पेयर ऑफ लाइन का कंसेप्ट हो गया। और पेयर ऑफ लाइन में भी नीचे होमोजेनियस इक्वेशन दिया है x² माइनस 4x² और उसका एंगल बाइसेक्टर तो डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं बताई मैंने आप लोगों को, क्या था वो फॉर्मूला, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर की फॉर्मूला x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इक्वल टू xy बाई x। तो सप्लाई कर लो, a 1 है, b माइनस 5 है, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, xy अपॉन a 2h xy के साथ इक्वेट करोगे h की वैल्यू, इसके साथ इक्वेट करते इसको अपने ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ h -2। तो डायरेक्टली पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर जो मैं आपको ऑलरेडी शॉर्टकट दिया हुआ है। और किसी का कोई 477 तक, क्योंकि 77 तक में बच्चों डाउट्स कम आते हैं हर चैप्टर में। मेनली जो आप लोग के डाउट्स आते हैं या आने चाहिए वो होते हैं 22 के बाद, क्योंकि 22 आज तक का सबसे टफेस्ट पेपर आया जेडब्ल्यू मेंस का, तो उसमें मैक्सिमम डाउट आते हैं बच्चों का। ये 23 भी थोड़ा ठीक ठाक था, 24 भी थोड़ा ठीक ठाक था, मतलब उसके बाद के चारों साल के जो पेपर है वो 21 जितने ईजी नहीं थे। अब उन्होंने लेवल थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो जिनको भी पता अच्छे लोग चाहिए, वो फालतू लोग की जरूरत नहीं है किसी को, उसका थोड़ा सा लेवल ऑटोमेटिकली 22 के बाद थोड़ा इंक्रीज कर दिया। 22 का पेपर अभी तक सबसे टफ था, 23, 24, 25 फिर भी आपसे हो जाएंगे, तो 22 में हो सकता है कि थोड़े ज्यादा डाउट्स आए, तो ठीक है। तो 21 तक तो आपने देखोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एक या दो ही आए, तो बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं कोई, फॉर्मूला लगाते हैं या कंसेप्ट जीरोस को अप्लाई करते हैं, काम बन जाता है। ये कोई डाउट उसमें से? ठीक है, 77 के बाद वाले क्वेश्चन पे आप लोग बस इतना 2022 के जितने क्वेश्चन थे ना, कहाँ तक है 88, ठीक है 100 तक एक बार ट्राई करो, 100 तक करके आना। तो अभी तक हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पार्ट डिस्कस कर लिया, पहला स्ट्रेट लाइन और दूसरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, बट जितने भी है उतना मैंने आपको हर चीज का शॉर्टकट दे दिया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बस उसको अच्छे से दिमाग में डाल लो, उसी में से कुछ ना कुछ आएगा अगर आया तो। जैसे अब ये 77 क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपके पास शॉर्टकट है, अप्लाई करो, डायरेक्ट आंसर 4 मार्क्स मिल रहे हैं सेकंड में। तो उससे कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जब बस याद हो आपको प्रॉपर्टी और आप डायरेक्टली अप्लाई कर लें। अब जो नेक्स्ट जो अब एक पार्ट जो बचा, एक पार्ट तो नहीं बचे और नाम एक पार्ट है कॉनिक सेक्शन, बट उसके अंदर 4 पार्ट है, मतलब 4 चैप्टर है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। पर हम सब लोगों को पता है कि पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या होता है? लोकस। हर चीज क्या है? एक लोकस। और लोकस का मतलब क्या होता है? ट्रेसिंग ऑफ ऑल पॉइंट अंडर सेम कंडीशन। तो उसमें अगर हम लोग सर्कल की बात करें, सर्कल भी एक लोकस है, पैराबोला भी एक लोकस है, एलिप्स भी एक लोकस है, हाइपरबोला भी एक लोकस है। कोई तो एक ऐसी कंडीशन होगी जिसको सबसे सब सेटिस्फाई करते हैं। इक्वेशन देख के मुझे डिसाइड करना है, क्योंकि सर्कल का, पैराबोला का, एलिप्स पर, हाइपरबोला पर, पेयर ऑफ लाइंस का जनरल इक्वेशन तो ये होता है ना, ax² + dy² + 2hxy + 2gh + 2fy + t = 0। तो अगर इस सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन कब सर्कल का इक्वेशन देगा, कौन सी कंडीशन पे सर्कल का इक्वेशन देगा? तो क्या था कंडीशन? a = b and a = 0, क्योंकि सर्कल के इक्वेशन में मतलब xy का कोई टर्म नहीं होता है,
एक्स वाई का टर्म कब नहीं होगा जब एस इक्वल टू 0। ठीक है, अब सर्कल इंडिविजुअल अगर हर चैप्टर का डिस्कस करें बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएगी जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पहले सर्कल की बात करें तो सर्कल बनाने के लिए हमने क्या किया होगा, हमने बहुत सारे पॉइंट को ज्वाइन किया। कौन से थे वो पॉइंट? वो सारे पॉइंट थे जिनका एक फिक्स पॉइंट थे, डिस्टेंस सेम हुआ करता था। ये जो फिक्स पॉइंट हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। इस फिक्स पॉइंट से लेके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक मुझे पी पॉइंट मिला, उसी डिस्टेंस पे उसी सेम डिस्टेंस पे मुझे क्यू पॉइंट मिला, उसी सेम डिस्टेंस पे मुझे एक आर पॉइंट मिला, उसी सेम डिस्टेंस पे मुझे एक एस पॉइंट मिला। जैसे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो एक पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर अगर उन सारे पॉइंट को ज्वाइन करता हूं और वो जो कर्व मिलता है उस कर्व को क्या नाम दिया गया है? सर्कल। तो सी सेंटर जो आपका फिक्स पॉइंट है वो कभी बदलने वाला नहीं है, तो उसको फिक्स नाम दे देते हैं। सपोज एस कोमा के। बदलेगा क्या? इसमें वेरिएबल पॉइंट कौन है? पी क्यू आर एस, ऐसे तो बहुत सारे हैं। और वेरिएबल पॉइंट को हम हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स कोमा वाई। कोई भी वेरिएबल पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक्स कोमा वाई से। एक्स कोमा वाई आपका वेरिएबल पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए हमें एक्स कोमा वाई ये फिक्स है तो उसको फिक्स नाम दे दिया एक्स कोमा के। और ये जो डिस्टेंस है फिक्स डिस्टेंस, उसको हम लोग मैथ्स में बोलते हैं रेडियस। डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। इसको सपोज आर से डिनोट कर लेते हैं। तो अब इस कंडीशन को कार कंडीशन तक कि हमें उन सारे पॉइंट को ज्वाइन करना है जिनका एस कोमा के से डिस्टेंस सेम होना चाहिए। कोई भी लोकस ढूंढना हो तो हम क्या करते हैं? जो कंडीशन दिया हो उसी को सोल्व करते हैं। और कंडीशन क्या है यहाँ पर? सेंटर सी से लेके पी का डिस्टेंस ऑलवेज आर रहना चाहिए। ये कंडीशन है। ये आर ये आर ये आर, तो कंडीशन चाहिए डिस्टेंस हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए? आर के इक्वल। सीपी कैसे निकालूंगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से। टी एस कोमा के फिक्स है, पी एक्स कोमा वाई वेरिएबल पॉइंट है, उनके बीच में डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला। तो रूट ऑफ एक्स माइनस एस का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर। रूट हटाना होगा तो क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? x माइनस एस का स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। कि सर्कल के लिए जो लोकस की कंडीशन थी कि डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए, उसको मैंने मैथमेटिकली सोल्व किया तो लास्ट में जो इक्वेशन मिला है सर्कल का इक्वेशन आ गया। इस सर्कल के इक्वेशन देख के हमें क्या समझ में आता है कि भाई कोई भी सर्कल के इक्वेशन अगर ढूंढना है तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ढूंढना हो तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। क्या क्या? पॉइंट और लो। सिमिलरली अगर सर्कल का इक्वेशन ढूंढना हो तो आपके पास अगेन दो चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक सेंटर और एक रेडियस। जब तक मेरे पास एस की और आर नहीं है तब तक मुझे सर्कल का इक्वेशन नहीं मिल सकता। तो कोई भी इक्वेशन आएगा जिसमें सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना था ऑलवेज ये वाला फॉर्म यूज करोगे। और उस सीधी की बात इतना थोड़ी होगा कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर 2,3 है ना रेडियस 4, इतना इजी थोड़ी दे देंगे कि सेंटर भी दे देंगे रेडियस। जैसे एनसीईआरटी में टोटल आपके पास एक एक्सरसाइज है सर्कल की, है ना। फॉर एक ही चैप्टर में दिया हुआ है, 4 एक्सरसाइज हर चारों 4 पार्ट के एक एक्सरसाइज रखा है। तो सर्कल के फर्स्ट एक्सरसाइज उससे 5 पहले 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में सेंटर भी दे रखा है, रेडियस भी दे रखा है। बोलते सर्कल के इक्वेशन जैसे कोई नहीं पूछ पाता। जैसे सेंटर भी दे देंगे रेडियस भी दे देंगे तो क्या करेगा बच्चा? सेंटर रेडियस तो डायरेक्टली x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर मतलब 16। तो ज्यादा से क्या करना? ब्रैकेट ओपन करना है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x मिडिल टर्म है ना, इसका मिडिल टर्म माइनस 6y इसका कांस्टेंट 4 ना, इसका तो 4 प्लस 9 16 को इस तरफ रखो तो 13 माइनस 16 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। पर हाँ डायरेक्टली मुझे नहीं लगता कि सेंटर रेडियस आपको दे देंगे, बट हाँ तो ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास जरूर होगी कि जिसको आप लोग यूज करोगे तो आपको सेंटर रेडियस मिल जाता होगा। जैसे अगर कोई मुझे पूछे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose diameter, there are two diameters given, one is 2x minus y plus 3 equal to 0
and one is x plus y minus 1 equal to 0. Find the equation of circle whose two diameters, equation of two diameters are already given, and area of this circle is again given 54 square units. और फिर पूछा गया कि सर्कल के इक्वेशन फाइंड करके दो, तो कैसे करोगे? दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या देगा आपको? सेंटर, क्योंकि डायमीटर्स आर ऑलवेज पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब सेंटर। तो इन दोनों को सोल्व करने पर आपको क्या मिल जाना है? सेंटर, सेंटर हो गया। अब क्या बचा? रेडियस। वो कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? इसको किसके साथ इक्वेट कर लूंगा? पाई आर स्क्वायर के साथ। तो पाई आर स्क्वायर 54 होगा, पाई 22/7 तो क्या मिल जाएगा? आर। रेडियस मिल गया। इन दोनों को सोल्व करने पर सेंटर मिल गया, तब सेंटर पता है, रेडियस पता है, इसमें पुट कर लूंगा तो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। मतलब इतनी इंफॉर्मेशन होगी आपके पास कि जिसको यूज करके आप लोग सेंटर रेडियस तक पहुंच जाओगे, और सेंटर रेडियस पहुंच गए तो क्या आंसर है? ठीक है, ओके। अब देखो, जब आप लोगों को सर्कल का इक्वेशन जो फाइनल इक्वेशन होगा वो ऑब्वियसली इस फॉर्म में नहीं होने वाला है। जैसा अभी मैंने ये सॉल्व किया तो मैं फाइनल आंसर ये थोड़ी लिख के आऊंगा, मैं फाइनल आंसर कौन सा लिख के आऊंगा? ये लिख के आऊंगा। इट मींस कि जब मेरा सर्कल का फाइनल आंसर आएगा तो उसमें क्या होगा? कौन कौन से टर्म होंगे? एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, ये कंपल्सरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होना ही चाहिए। दोनों का कोएफिशिएंट सेम भी होगा, दोनों का कोएफिशिएंट सेम भी होना चाहिए, राइट। एक्स और वाई हो सकता है ना भी हो, क्योंकि सेंटर अगर 0,0 दे देंगे तो किसी सर्कल का सेंटर अगर 0,0 है तो उसके अंदर एक्स और वाई का टर्म नहीं होगा, बट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो होगा ही ना, राइट। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, एक्स वाई के टर्म हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट कौन सा टर्म नहीं होगा? एक्स वाई। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक्स को क्या होना पड़ता होगा? 0, और बाकी कांस्टेंट होगा क्योंकि रेडियस होना ही है। तो इससे क्या पता चलता है कि सर्कल का जो फाइनल आंसर होगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूँ कि मेरा लास्ट इक्वेशन कैसा दिखेगा, जनरल इक्वेशन कैसा होगा? जनरल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? मतलब कैसा दिखने वाला? जैसे स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है? क्यों उसको जनरल इक्वेशन बोलते हैं? कोई भी फॉर्म सोल्व करने के बाद ऐसा ही दिखेगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसको जब सोल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर कैसे दिखेगा? कौन कौन से टर्म? एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, मिडिल टर्म माइनस 2x, इसका मिडिल टर्म माइनस 2ky, इसका कांस्टेंट h स्क्वायर, इसका कांस्टेंट k स्क्वायर, r स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट करोगे माइनस r स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट, जैसे इस केस में कांस्टेंट आया था 4, ये कांस्टेंट आया था 9, और ये 16 को तरफ शिफ्ट किया था तो आर स्क्वायर था। ये तीनों को मिलके बनेगा तो एक ही कांस्टेंट ना, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट क्या होगा? एक कांस्टेंट है तो इसको हम t नाम दे देते हैं, ये कांस्टेंट t नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये आपका जनरल फॉर्म आ गया। बट अब जैसे हमने सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन जो यूज किया तो उसमें x का कोएफिशिएंट क्या रखा था हमने? g, y का कोएफिशिएंट क्या रखा था? f। तो हमेशा हर चैप्टर में या हर टॉपिक में अगर आप अलग अलग फॉर्म यूज करोगे तो बहुत सारे वेरिएबल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि सेम वेरिएबल को यूज करने के लिए माइनस एच को नाम दे दिया जी, माइनस एच को क्या नाम दे दिया? जी। उसके पीछे मुझे लगता है और कोई लॉजिक नहीं था, बस इतना ही लॉजिक है कि सबको एक ही वेरिएबल याद रखना पड़े तो सेम वेरिएबल रखते हैं इसके लिए, है ना। अदरवाइज आप एच और के में भी रखोगे तो गलत कुछ नहीं, पर फिर उसमें जी और एच ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें एच और के ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसको सेम बनाने के लिए फिर क्या किया गया? माइनस एच को क्या नाम दे दिया गया? जी, और माइनस के को क्या नाम दे दिया? एफ। उससे क्या फायदा हुआ? यहाँ पर भी एक्स का जो कोएफिशिएंट था वो क्या बन गया? जी। अगर माइनस एच को अगर मैं जी रखता हूँ तो 2gx हो गया। यहाँ पर भी क्या हुआ करता था? 2gx ही हुआ करता था। फिर माइनस के को एफ नाम दिया तो क्या हो गया? 2fy हो गया। यहाँ पर भी क्या होता था? 2fy होता था, है ना। उसके पीछे आई डोंट थिंक सो कि और कोई लॉजिक है, सेम वेरिएबल के फॉर्म में तो जल्दी याद हो जाएगा। तो सर्कल का जनरल इक्वेशन जो दिखेगा वो ये दिखेगा। दिस फॉर्म इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन। वाई जनरल इक्वेशन, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन सोल्व होने के बाद ऐसा दिखने वाला है। पर ये आया इसी में से, तो मैंने भी कहीं और से आया,
इस सर्कल का सेंटर क्या था? एच कोमा, तो आज भी एच कोमा के ही है, ऐसा थोड़ी कि सर्कल का सेंटर बदल गया 2 स्टेप के बाद, वो आज भी एच और के है, बट हाँ उसका नाम मैंने चेंज कर दिया, एच को क्या नाम दे दिया? माइनस के, माइनस एच को जी नाम दिया, एच को क्या नाम दिया? माइनस जी, और माइनस के को एच नाम दिया, के को क्या नाम दिया? इसका मतलब कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर, मतलब इस फॉर्म में है तो इसका सेंटर क्या बोलूंगा मैं? माइनस जी कोमा माइनस है, सेंटर को क्या बोलूंगा? माइनस जी कोमा माइनस है। अब रेडियस की बात करते हैं, ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को हमने क्या नाम दिया है ना? हमने क्या नाम दे दिया? कांस्टेंट सी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एच? माइनस सी, तो माइनस सी का स्क्वायर, जी स्क्वायर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ के? माइनस एच का स्क्वायर, एच स्क्वायर। सी को इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो माइनस सी, माइनस आर स्क्वायर को उस तरफ शिफ्ट करूंगा तो मुझे रेडियस चाहिए, तो आर स्क्वायर अगर ये तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर? क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। और सर्कल में 2 ही चीज होती है, सेंटर और रेडियस, सेंटर भी मिल गया, रेडियस भी मिल गया। इसको इसका मतलब समझो, आपको अगर एक दिया हुआ है के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, जैसे ये दिया यही ले लेता हूँ, माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 को जरा उल्टा करते हैं। अब मुझे सर्कल की इक्वेशन नहीं ढूंढना है, सर्कल की इक्वेशन दे रखा है और मुझे सेंटर रेडियस ढूंढना है। सेंटर रेडियस गिवन हो और सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना, तो कौन सा फॉर्म यूज करोगे आप लोग? स्टार्टेड इक्वेशन। सेंटर दे रखा है, रेडियस भी दे रखा है, तो आप ये फॉर्म यूज करके सर्कल के इक्वेशन तक पहुंच जाओगे। बट अब उल्टा है, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, नाउ वी हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ गिवन सर्कल एंड रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। तो फिर अगर आपको सर्कल के इक्वेशन में से सेंटर रेडियस में जाना है तो आप क्या करोगे? इस फॉर्म को इक्वेट करोगे जनरल फॉर्म के साथ। ठीक है, सिंपलीफाई होने के बाद का इक्वेशन दिया हुआ है। हाँ, अगर आपके नसीब बहुत अच्छे हो तो आपको हो सकता है कैसा दे दे, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 25, और बोले कि सर्कल का सेंटर ढूंढ के दो। इसका सर्कल का सेंटर कितना है? 3 माइनस 4 है ना, डायरेक्टली फॉर्म में दे दिया है तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो सेंटर कितना हो जाएगा? 3 माइनस 4, और रेडियस क्या हो जाएगा? 5। आर स्क्वायर रेडियस का क्या हो जाएगा? 5, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, वो आपको सिंपलीफाई होने के बाद ही देंगे। तो आपको ऐसे इक्वेशन देंगे तो आप क्या करोगे? इसको किसके साथ इक्वेट करोगे? इसके साथ। इसके साथ जैसे आपने कंपेयर किया, आपको कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी? जी, एफ एंड सी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी? इसके साथ इक्वेट करो तो जी कितना? -2। ये सब आपके मन में हो जाना चाहिए, तो पहली बार सिखा रहा हूँ तो लिख रहा हूँ मैं, ये सब आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। जी कितना? -2। 2f माइनस 6 है तो f कितना? -3। c कितना? कांस्टेंट कितना? वो भी -3। और सेंटर क्या होता है? माइनस जी कोमा माइनस है, सेंटर माइनस जी तो माइनस माइनस प्लस 2 माइनस एफ तो माइनस माइनस प्लस 3। रेडियस, व्हाट इज रेडियस? रूट ऑफ जी स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस एफ स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 माइनस टी, टी की वैल्यू -3 तो माइनस माइनस प्लस 3, 9 प्लस 4 प्लस 3 16 का स्क्वायर रूट। इस सर्कल का सेंटर क्या है? 2,3 और रेडियस क्या है? वही था, देखोगे तो सेंटर 2,3। ये फॉर्म कब यूज करोगे आप? ये दोनों का यूज अलग अलग जगह पर, ये कब यूज करना चाहिए? जब सर्कल का इक्वेशन ढूंढना, जब सर्कल का इक्वेशन ढूंढना मतलब मुझे फाइंड ही करना है सर्कल का इक्वेशन, तो ये यूज करूंगा। ये कब यूज करूंगा? जब सर्कल का इक्वेशन दे दिया जाए एंड सेंटर रेडियस निकालना। तो सर्कल का इक्वेशन दे दिया जाए, सेंटर रेडियस निकालना। ठीक है, दोनों का यूज है। फाइन, मैं यहाँ पर एक लिख रहा हूँ, मुझे बताइएगा अगर आप लोग को अगर इसका फाइंड करना है, इसका सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा। तो ये मैंने आपके सामने क्लिक रखा है, मुझे बताइए सर्कल का सेंटर कितना, रेडियस कितना आप लोग के हिसाब से। सबसे पहला स्टेप
सबसे पहला स्टेप मतलब कंपेयर करोगे तो पहला स्टेप क्या डिवाइड बाई 2। पहला स्टेप क्या होगा DF आप डायरेक्टली नहीं फाइंड कर पाओगे, क्यों? तो इसके साथ इक्वेट को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अकेले होना चाहिए ना, उनके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो अभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करोगे 2 से। तो जब 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 1/2 इक्वल टू 0। अच्छा कभी मन में डाउट ये भी आ सकते हैं, कभी बच्चों कहते हैं सर ये तो आपने 2 से डिवाइड कर लिया तो सही है, बट अगर एक 2 और एक 3 हुआ तो होगा ही नहीं, क्योंकि सर्कल में ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। सर्कल की कंडीशन ही क्या होती है एक्स वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम ही होता है, इसलिए ऐसा कभी नहीं होने वाला कि दोनों का कोएफिशिएंट अलग अलग है, फिर वो एलिप्स बन जाएगा। ठीक है एलिप्स पढ़ेंगे हो तो आपको ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि सर्कल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट अलग अलग होगा तो सेम ही होगा, पहले उससे डिवाइड कर लो। नाउ वी कैन इक्वेट दिस इक्वेशन विद जनरल फॉर्म। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ g? g कितना g माइनस 1 g कितना 1 प्लस 2gx, तो g कितना 1, बट सेंटर में माइनस g होता है तो माइनस 1। व्हाट इज वैल्यू ऑफ f? f 2f इक्वल टू 4, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ f 2, बट आपको माइनस 3 कोमा माइनस f चाहिए होता है, तो सेंटर क्या हो गया -1 कोमा -2। रेडियस रूट ऑफ g1 था तो g का स्क्वायर 1, f2 था 2 का स्क्वायर 4 है ना, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। व्हाट इज वैल्यू ऑफ c? -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2, तो 1 + 4 5 रूट ऑफ 5 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा √11/2। इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा -1, -2, रेडियस कितना हो जाएगा √11/2। कितना समझ आ गया? ये हो गए उसके दो फॉर्म, कौन कौन से? स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल फॉर्म। ये कब यूज करूंगा जब सर्कल के इक्वेशन होगा, ये कब यूज करूंगा जब इक्वेशन दिया हुआ है सेंटर रेडियस बता सर्कल वही पति जो कि सेंटर रेडियस। ठीक है, फिर एक फॉर्म होता है, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड डायमेट्रिक फॉर्म। नाम में देखो ना डायमीटर आ गया, आप 9 या 10 जब भी सर्कल पढ़ो तब याद करके बताओ सर्कल के डायमीटर को लेकर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी होती है सर्कल में? होती है, मतलब होती ही है, ये तो मुझे पता है, और आप लोग 10th में पढ़ो ये भी मुझे पता है 9th या 10th। तो कौन सी होती है? डायमीटर एक अकेला ऐसा कोड होता है, और डायमीटर इसको बोलते हैं लोंगेर कोड है ना। डायमीटर को क्या बोलते हैं? लोंगेर कोड। और उसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि सर्कमफरेंस पे हमेशा 90 डिग्री बनाता है। तो फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक फिक्स लाइन है, फिक्स लाइन ये बदल नहीं रहा है, राइट? इस फिक्स लाइन के एंड पॉइंट वाले एक्सट्रीम पॉइंट से मैं जब एक पॉइंट P को ज्वाइन किया तो मुझे 90 डिग्री मिला P पे। तो फिर मुझे लगा कि ऐसे और भी हो सकते हैं, कि फिर ढूंढना चालू किया तो मुझे ऐसे बहुत सारे मिले, जैसे मुझे बहुत सारे पॉइंट मिले। यहाँ पर और एक पॉइंट मिला P2 जिसने भी 90 डिग्री बनाया, फिर और एक पॉइंट मिला P3 उसने भी 90 डिग्री बनाया नीचे कहीं पर। जैसे कितने पॉइंट मिले मुझे? बहुत सारे। तो इन सारे पॉइंट को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्या कंडीशन? AB इज ए फिक्स लाइन। आप ऐसे पॉइंट को ज्वाइन करोगे जब भी AB के साथ ज्वाइन कर रहे हो तो क्या मिल रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल या 90 डिग्री। इट्स अ मूवेबल पॉइंट, ये मूवेबल पॉइंट है। तो सारे मूवेबल पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो कौन सा लोकस मिलेगा? सर्कल की, सर्कल की प्रॉपर्टी। और ये जो फिक्स लाइन है वो क्या बन जाता होगा? सर्कल का फिक्स लाइन क्या बन जाता होगा? सर्कल का डायमीटर। इसका कि सर्कल की लोकस की और एक प्रॉपर्टी मिलती है, तो वो थी वहां पर क्या कंडीशन था? फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पर क्या कंडीशन है सर्कल में कि आपके पास एक डायमीटर होगा, उस डायमीटर को लेके आप सर्कमफरेंस पे कोई भी ट्रायंगल बनाओगे, वो ट्रायंगल हमेशा कैसा ट्रायंगल बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ये डायमीटर फिक्स है। डायमीटर फिक्स है इसका मतलब क्या है कि डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट भी फिक्स है, राइट?
Suppose coordinate of this point A is x1, y1 and coordinate of this point B is x2, y2. तो ये जो पॉइंट है इसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं? मूवेबल पॉइंट। मूवेबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो किसी भी लोकस को ढूंढने के लिए किसको सोल्व करना होता है? तो उसकी कंडीशन। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? P पे कैसा डिग्री करना चाहिए? और 90 डिग्री सुनते ही आपको क्या दिमाग में आता है? तो वही हो गया, स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ BB इक्वल टू माइनस। AP कैसे ढूंढोगे? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। और BP का स्लोप कैसे ढूंढोगे? y माइनस y2 अपॉन, और इसका प्रोडक्ट कितना? तो y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। ये माइनस वाला टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो प्लस हो जाएगा। तो मुझे मेरा डायमेट्रिक फॉर्म मिल गया, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। दिस फॉर्म इज कॉल्ड डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। इस फॉर्म पता होने से आपके स्टेप्स कम हो जाते हैं। कैसे? अगर ये फॉर्म नहीं पता होगा, तो जो कि फॉर्म नहीं पता है और उसको बोला जाए कि एक सर्कल के इक्वेशन ढूंढना है जिसके डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट सपोज 1,4 एंड 5,6 है। सर्कल के इक्वेशन फाइंड करना है जिसके डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट दिया हुआ है और उस बच्चे को ये फॉर्म जैसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, उसको पता ही नहीं कुछ होता है, तो क्या उससे सर्कल का इक्वेशन नहीं निकलेगा? तो भी निकल जाएगा। तो फिर कि ये होगा तो ही उससे सर्कल का इक्वेशन निकलेगा। क्योंकि ऐसे तो उसको ये तो पता हो कि सर्कल के इक्वेशन ढूंढने के लिए क्या क्या चाहिए? सेंटर एंड रेडियस। डायमीटर के दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पता होने से क्या सेंटर मिल जाएगा? क्या होगा सेंटर? इन दोनों का मिड पॉइंट। तो क्या हो जाएगा मिड पॉइंट? 5 प्लस 1 6/2 तो 3, 6 प्लस 4 10/2 तो सेंटर मिल गया। अब क्या चाहिए? तो सेंटर से लेके किसी भी एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालूंगा तो रेडियस भी मिल जाएगा। 3 minus 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 minus 4 1, 1 का स्क्वायर 1, तो रेडियस कितना आ गया? 5। सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया। कोई जनरल इक्वेशन नहीं, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। फिर ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y है, मिडिल टर्म माइनस 6, इसका कांस्टेंट 9, इसका कांस्टेंट 25 प्लस 9 34, 34 माइनस 5। तो ये आपका सर्कल की इक्वेशन आ गया। पर जिनको जैसे हम लोगों को, आप लोगों को फॉर्म पता है तो आप ये सब ढूंढोगे नहीं। क्यों ढूंढना सेंटर देखिए? अब इसको अप्लाई करो डायरेक्टली। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x1? 1. What is value of x2? 5 x minus x1 into x minus x2. What is value of y1? 4. What is value of y2? 6. ब्रैकेट ओपन कर लो। x into x square, यहाँ पर y into y, y square, यहाँ पर minus 5x minus x, तो मिलके minus 6x, यहाँ पर minus 4y minus 6y minus 10y constant, minus 1 into minus 5 plus 5 minus 4 into minus 6 plus 24, 24 plus 5 plus 29। तो मेरा आंसर वही आ गया। सेंटर रेडियस पता ही नहीं होगा। तो ये फॉर्म कब यूज करना चाहिए आपको? जब डायमीटर रिलेटेड आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हो, स्पेसिफिकली डायमीटर के जब एक्सट्रीम पॉइंट है। ठीक है, तो 3 फॉर्म लिख लो। आपको 3 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म यूज करना पड़ता होगा सर। तो कौन सा यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा कि क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हो, क्या करना है।
हुआ सबका? हो गया ना? ठीक, आप लोगों को सबसे पहले मैं एनसीईआरटी बताऊं। आप लोग की फर्स्ट एक्सरसाइज 15 क्वेश्चन में क्या किया? पहले 5 क्वेश्चन में सेंटर रेडियस दोनों दिया हुआ है। पहले 5 क्वेश्चन में सेंटर भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो कौन सा फॉर्म यूज करोगे? ये वाला। सेंटर पता है, रेडियस पता है, एच के आर सब कुछ जानते हो, बस रख के ब्रैकेट ओपन कर लेना। उसके बाद के 4 क्वेश्चन में सर्कल का इक्वेशन दे रखा है और सेंटर रेडियस जानना है। तो कौन सा फॉर्म यूज करोगे? जनरल फॉर्म। तो उसमें एक ही चीज ध्यान देनी होती, क्या क्या नहीं, ठीक है, सेंटर वो सब तो याद करा ही होगा आपने, पर ध्यान क्या रखना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट नहीं होने चाहिए, 1 ही होना चाहिए। अगर कोएफिशिएंट है तो पहले उसको डिवाइड करोगे फिर आप इक्वेट करोगे। काफी कम जल्दी में डायरेक्ट इक्वेट कर लेते हैं, इसको इक्वेट कर लेते हैं तो हमें g मिलता है 4, f मिलता है 8, फिर -4 -8 लिख के आ जाएगा, तो वहां गलत हो जाएगा। ठीक है, बस वो ध्यान देना। तो पहले 5 और 4 9 क्वेश्चन दिए होंगे। उसके बाद उसका जो 10th और 11th क्वेश्चन है, दोनों सेम जैसे ही है, सेम ही इनफैक्ट वैल्यू अलग किया हुआ। उसमें क्या है कि आपको बोला गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which is passing through 2 points, और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। passing through, सपोज ऐसे में कोऑर्डिनेट ले तो सपोज एक पॉइंट दिया हुआ है 1,2, एक पॉइंट दिया हुआ है सपोज 4,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which is passing through these 2 points 1,2 and 4,5 and whose center lies on the line 2x minus y plus 3 equal to 0. whose center lies on the line 2x minus y plus 3 equal to 0. कितनी इंफॉर्मेशन दे रखा है? सर्कल इज पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट एंड सेंटर लाइज ऑन द लाइन 2x minus y plus 3 equal to 0. अब सर्कल के मेन 2 फॉर्म है, वो भी है, बट वो तो सिर्फ डायमीटर दिया होगा तभी आप यूज करोगे। अदरवाइज 2 फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कितने अननोन होते हैं? 3 3 अननोन होते हैं। जनरल फॉर्म में कितने अननोन होते हैं? उसमें 3 ही होते हैं। कौन कौन से? C, A and C। तो 3 अननोन होंगे तो कितने रिलेशन चाहिए? इसलिए 3 इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो जिससे आपको 3 अननोन की वैल्यू मिल जाए। राइट, आप तीनों में से दोनों में से कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा। सपोज मैं जनरल फॉर्म यूज करता हूँ, तो इस सर्कल के इक्वेशन मुझे ऑलरेडी पता है, मुझे मेरा आंसर पता है, ये रहा मेरा आंसर। इस सर्कल के इक्वेशन ये आपका आंसर है। बस क्या ढूंढ के रख देना है इसमें, G, F and C। तो हमारे सर्कल का इक्वेशन ये है, एंड सर्कल इज पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट, इट मींस व्हाट? दिस 2 पॉइंट सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो सैटिस्फाई करते हो तो यहीं से पास करके पुट कर लेते हो। 1,2 रखूंगा तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस x की जगह पर 1 तो 2g, y की जगह पर 2 तो 4f प्लस c इक्वल टू, एक रिलेशन मिला। ये पॉइंट भी तो सेटिस्फाई करेगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 16 41 प्लस 8g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन आ गए। अच्छा, अगर मैं ये फॉर्म ले रहा हूं तो इस सर्कल का सेंटर क्या होगा?
अगर मैं ये वाला फॉर्म लेके चल रहा हूँ तो सर्कल का सेंटर क्या लूंगा, तो माइनस जी को माइनस है इस लाइन पे, सेटिस्फाई करेगा ना। तो तीसरा इक्वेशन लिखेंगे, इसको सेटिस्फाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2g, y की जगह पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस है प्लस 3 इक्वल टू 3। तीन इक्वेशन आते हैं और 3 मिनट में आपकी इच्छा जैसे सोल्व करना। मेरी सबसे ज्यादा इजी क्या होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 8g माइनस 2g 6g 10f माइनस 4f 6f, c और c कट है ना। माइनस करने का पर्टिकुलर रीजन भी आप देखिए, 3 तो कट हो जाए और 41 माइनस 5 36 इक्वल टू 0। समझ सकता है, ये मैं इस फॉर्म से यूज कर रहा हूँ, अगर आप दूसरा वाला फॉर्म यूज करोगे तो डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, जी एन एफ। तो जी और एफ मिल गया, मतलब सेंटर मिल गया, मतलब जी और एफ मिल गया। अब सिर्फ क्या बचा है, सी। तो जी और एफ को इसमें डाल देना तो क्या मिल जाएगा, सी। तो जी एफ सी मिल गया, यहाँ दूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। ये वाला हमने कौन सा फॉर्म यूज किया, जनरल फॉर्म लेकर। कोई बोलता है कि नहीं सर मुझे तो जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके करना है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके करना है तो इसका इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एस का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो उस केस में फिर क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट आपका 1,2 है, यहाँ पर पॉइंट आपका 4,5 है। अच्छा, अगर ये फॉर्म लोगे तो सेंटर क्या लोगे, एस कोमा के। सेंटर कहाँ लाई करता है, इस लाइन पे, तो सेटिस्फाई करेगा। रिलेशन क्या होगा, 2x माइनस के प्लस 3 इक्वल टू 0। दूसरी रिलेशन कैसे निकालूंगा, एस कोमा के से लेके 1,2 का डिस्टेंस क्या देगा आपको, रेडियस, और एस कोमा के से लेके 4,5 का डिस्टेंस भी क्या देगा, दोनों रेडियस को इक्वेट कर लेता हूँ। एस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू एस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस के माइनस 5 का स्क्वायर। तो अंदर वैसे तो रूट आएगा पर स्क्वायरिंग कर लेते। इसको जब सोल्व करोगे तो दोनों तरफ एच स्क्वायर और के स्क्वायर कट हो जाने वाला है, तो आपको वापस एच और के टर्म में इक्वेशन मिलेगा, उसको इसको सोल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एच और के आ गया, मतलब सेंटर मिल गया। तो इस पॉइंट लेके किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लो, रेडियस हो जाएगा इसमें। तो आपकी इच्छा कौन सा फॉर्म यूज करना है। ठीक है, तो 10 और 11 क्वेश्चन ऐसे हैं आपकी टेक्स्ट बुक। 12th क्वेश्चन ऐसा है कि बोला गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center lies on the x-axis। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center lies on the x-axis। जैसे इतना आपने पढ़ा कि सेंटर लाइंग ऑन द x-axis, तो इसका मतलब क्या निकालोगे, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट h, 0। फिर बोला गया कि दिस सर्कल एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज गिवन 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center lies on the x-axis, radius is 5 unit, and circle is passing through the point 2, 3. And circle is passing through the point 2, 3. आपको सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो रेडियस को दे रखा है, तो इसका स्क्वायर किसकी, कैसे निकालेंगे, इस पर इसके सर्कल पासिंग थ्रू द 2, 3। सेंटर हमें पता है एक्स एक्सिस पे, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 है, सिर्फ h नहीं पता, बट ये डिस्टेंस तो दे दिया ना 5। जिसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला को किसके साथ इक्वेट कर लेंगे, 5 के साथ, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी h। और जैसे इसकी दो पॉसिबल वैल्यू मिलती होगी, क्यों दो पॉसिबल वैल्यू मिलती होगी, क्वाड्रेटिक आएगा ना, h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 25। रेडियस का स्क्वायर होगा ना 25, तो h माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 16, स्क्वायर हटेगा तो प्लस, और माइनस 4 से एक बार प्लस 4 लूंगा तो 6, और एक बार माइनस 4 लूंगा तो माइनस 2। इसका एक बार ये 6,0 भी हो सकता है, और एक बार आपको फिर दोनों सर्कल ढूंढ के देना पड़ेगा, एक बार सेंटर 6,0 लेकर और एक बार माइनस 2,0। ठीक है, हो गया आप लोग का 12th क्वेश्चन। उसका 13th क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड whose x intercept is a unit and y intercept is b unit on positive axis।
ऑन पॉजिटिव एक्स एंड वाई एक्सिस। क्या दिया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको क्या बोलोगे आप? एक्स इंटरसेप्ट। और इसको क्या बोलेंगे? तो ये पॉइंट ये दिया हुआ, ये बी दिया हुआ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो उसका एक्स इंटरसेप्ट कितना है? ए, और वाई इंटरसेप्ट कितना है? बी। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ? ए को मतलब एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और आपको सर्कल की इक्वेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन के सर्कल की इक्वेशन फाइंड करेंगे, which is passing through origin with x intercept and y intercept are respectively a and b on positive axis। अगर अब थोड़ा सा सोचो, अगर इसको ज्वाइन किया आपने तो ये इस सर्कल के क्या बनेगा? ये लाइन कैसे पता डायमीटर? 90 डिग्री से कौन बना सकता है? तो ये डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट हो गए। तो कौन सा फॉर्म यूज करना? x1 कौन? a, x2 कौन? y1 कौन? y1 कौन? 0, तो y2 कौन? b। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस by या फिर होगा 13 स्क्वायर। मतलब ये फिर भी ठीक है कि डायमेट्रिक फॉर्म पता चले तो तुरंत हो जाएगा ये। फिर 14 क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is given 2, 2 and circle is passing through कुछ पॉइंट दिया हुआ है, सपोज 7, 2 में डेट तो बोले कि सर्कल की इक्वेशन निकाल के। तो क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? सेंटर। तो क्या मिसिंग है? तो कैसे निकालोगे? दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेडियस। तो रेडियस भी दे दिया, मिल जाएगा, सेंटर दिया हुआ है। ये आपका 14 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज का। तो 15 क्वेश्चन को हम लोग एक कंसेप्ट थ्रू पढ़ लेते हैं। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। मैं अगर आपको एक पॉइंट दे दूं और एक सर्कल का इक्वेशन दे दूं और आपको पता करने को पॉइंट की पोजीशन कौन सी होगी, तो वैसे तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटी। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? वो पॉइंट भी सर्कल के बाहर, वो पॉइंट भी सर्कल के अंदर हो, या तो पॉइंट भी सर्कल के ऊपर। कैसे पता करो? सर्कल के इक्वेशन गिवन है और पॉइंट भी दे रखा है। सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड कर लूंगा। किसकी हेल्प लोगे उसको फाइंड करने के लिए? जानकारी इक्वेशन की हेल्प लेंगे, जनरल इसकी हेल्प लेंगे और सेंटर क्या हो जाएगा? माइनस जी कोमा माइनस एच, और रेडियस क्या होगा? रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस। आपने सेंटर निकाल लिया, रेडियस भी निकाल लिया। फिर क्या करोगे आप? सेंटर से लेके पी तक का डिस्टेंस निकालूंगा। अगर सीपी ग्रेटर देन आ रहा है तो इसका मतलब क्या निकलूंगा? आउटसाइड ऑफ सर्कल। मतलब इनडायरेक्टली सीपी माइनस आर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अगर वो इनसाइड हुआ तो सीपी लेस देन आर, मतलब सीपी माइनस आर अगर लेस देन 0 हुआ तो इसका क्या मतलब निकालूंगा? इनसाइड ऑफ सर्कल है। और सीपी इक्वल टू आर, सीपी इक्वल टू आर मतलब सेंटर से लेकर उस पॉइंट का डिस्टेंस अगर रेडियस के इक्वल हो गया, या सीपी माइनस आर इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा? 1 2 सर्कल। अब अगर इस स्टेटमेंट को अगर आप ढंग से समझोगे ना, सीपी माइनस आर ग्रेटर देन 0, सीपी माइनस आर लेस देन 0, सीपी माइनस आर इक्वल टू 0, तो आपको समझ में आएगा कि मैं सेंटर रेडियस निकाल भी क्यों रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतना ही करूंगा। इनडायरेक्टली आप क्या करो? सेंटर से लेके इसका डिस्टेंस को निकाल दो, उसके लिए डिस्टेंस को रिप्लेस कर दो। आपका जो सर्कल का जो इक्वेशन आया है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वो किसकी हेल्प से आया? सर्कल किसका लोकस है? सर्कल ढूंढने के लिए आपने इसी को तो सोल्व किया था। सर्कल को जो इक्वेशन निकला था हमने किसको सोल्व किया था? सीपी को आर में हो गया था। सी का कोऑर्डिनेट एक्स कोमा क्या लिया था? पी का कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई लिया था, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r था। इनडायरेक्टली आपको फिर सेंटर रेडियस ढूंढना नहीं चाहिए। आप तो क्या करोगे? डायरेक्टली पॉइंट को उठा के सर्कल की इक्वेशन में डालो। कौन सा पॉइंट?
जो ढूंढना है कहाँ है, तो पॉइंट को उठा के कहाँ डालोगे। अगर आपका आंसर ग्रेटर देन 0 आया तो आउटसाइड, आपका आंसर लेस देन 0 आया, आपका आंसर इक्वल टू 0 आया, अब मैं सेंटर रेडियस ढूंढूंगा क्यों ढूंढूंगा, राइट। मुझे बोला जाए कि पी एक कोऑर्डिनेट है -1,3, एक सर्कल है x² + y² -x -2y -5 = 0। मुझे पता करना है कि पॉइंट सर्कल के कहाँ है, अंदर है बाहर है कि सर्कल के ऊपर है। तो क्या करेंगे, पॉइंट को उठा के डायरेक्टली इसमें पुट करेंगे। -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस ऑफ -1 +1 3 × 2 6 -5, तो 9 + 1 + 1 11 11 -11, तो सेटिस्फाई कर गया। तो पॉइंट कहाँ है, सर्कल के ऊपर है, सर्कल के ऊपर। पॉइंट चेंज कर रहा हूँ 2,4, ये कहाँ है, तो वापस 2,4 इसमें रखूंगा, तो 2 का स्क्वायर 4 4 का स्क्वायर 16 -2 -8 -5 20 -15 15 ना, तो कितना है 5, तो 5 कैसी वैल्यू है, तो ये ऑन टू सर्कल था, ये आउटसाइड ऑफ सर्कल होगा। और वैसे अगर आंसर लेस देन 0 आता तो आपको सेंटर रेडियस भी नहीं निकालना है, अब डायरेक्टली पॉइंट को उठाकर सर्कल के इक्वेशन में डालना है। ग्रेटर देन 0 के लिए आउटसाइड ऑफ सर्कल, लेस देन 0 के लिए इनसाइड ऑफ सर्कल, इक्वल टू 0 के लिए ऑन टू सर्कल। वो आपका 15 क्वेश्चन है, पॉइंट दे रखा है, सर्कल के इक्वेशन दे रखा है, आपको बस उसका पोजीशन जानना है, ठीक है। ये टोटल 15 क्वेश्चन, जिसमें से मैंने आपको बस बता दिया कैसे आएंगे, पर इसमें पूछने वाले कुछ भी नहीं है, इसमें थोड़ी इजी पूछेंगे आप। पर ये आप लोग को अच्छा लगे कि हमने एनसीईआरटी बता दिया कि ऐसे आता है। ये पोजीशन ऑफ सर्कल वाला कंसेप्ट बस लिखता हूँ। छोटा सा और एक कंसेप्ट आप लोग लिखिएगा, स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ सर्कल। मतलब वो पोजीशन की जिसके लिए आप कुछ कंडीशन बना सकते हो, तो सर्कल कहीं पर भी हो सकता है, तो हर एक के लिए कुछ कंडीशन नहीं बन सकती, बट वो स्टैंडर्ड पोजीशन जिसके लिए कुछ कंडीशन बना पाए, कुछ डिराइव कर पाए। जैसे कि उसमें पहली पोजीशन, इफ द गिवन सर्कल इज टचिंग द एक्सिस, पॉसिबल है ना, ऐसा कोई सर्कल दिया जाए कि जो सर्कल किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा, वापस सेम सा करते हैं, मुझे बताओ अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को इसको टच करते हैं टेंजेंट। तो इस सर्कल का क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट को लेके प्रॉपर्टी पढ़ता है आप लोग, क्या प्रॉपर्टी, सेंटर से लेके टेंजेंट पे क्या होता है, तो काम की चीजें सेंटर से लेके टेंजेंट पे जब भी लाइन बनाते हो तो कैसा डिग्री बनता है, 90 डिग्री, है ना।
तीन में उसकी प्रॉपर्टी जो आप 8th लेवल में पढ़ते हो उसकी बात पर एक तो जो आप लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि डायमीटर सर्कमफ्रेंस को कितना डिग्री बनाता है 90। एक आपने ये जो बताया कि टेंजेंट से कितना डिग्री बनता है, सेंटर से लाइन बनाते हैं तो 90। और एक वो कोड के लिए भी प्रॉपर्टी पड़े होंगे, क्या था वो, सेंटर से लेके कोड पे जब भी लाइन बनाते हैं तो परपेंडिकुलर तो होता ही और बाइसेक्टर भी होता है ना। तो ये तीन प्रॉपर्टी हमें पता है। तब देखो अगर यहाँ आते हैं if circle is touching the x axis, so x axis is a tangent of the given circle, coordinate of this, अच्छा ये जिसका सेंटर क्या होता है h, k, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर यहाँ 90 डिग्री बनता है और ये पॉइंट अगर h, k है h, k और यहाँ 90 डिग्री बनता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा h, 0। एक कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा ना, 90 डिग्री बना रहा है तो क्या होगा h, 0। और ये डिस्टेंस कितना, ये पॉइंट अगर h, k है तो डिस्टेंस कितना ये पर, ये तो रेडियस भी है, पर ये तो रेडियस भी है ना। जिसमें कि क्या कंडीशन है कि if circle is touching the x axis then the y coordinate of center is treated as a radius। अगर सर्कल एक्स एक्सिस को अगर टच कर रहा है तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट ही आपका क्या हो जाएगा रेडियस। मेरे एक अननोन कम हो गया, पहले मेरे पास तीन अननोन थे s की और r, अब की और r थे। फिर कब की बात कर रहा हूं मैं, if circle is touching the x axis, the second standard position if maybe circle is touching the y axis, तो y axis टेंजेंट है, यहाँ का पॉइंट है h, k, यहाँ से हमने लाइन बनाया तो यहाँ पर बना 90 डिग्री। अगर h, k तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट 0, ये रेडियस हो गया और वो h के बराबर भी होगा, ये डिस्टेंस h हो जाएगा तो उल्टा हो जाता है। देखो ना, जब x एक्सिस को टच करता है तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट रेडियस होता है, y एक्सिस को टच करता है तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट रेडियस होता है। तीसरा स्टैंडर्ड पोजीशन कि अगर ऐसा हुआ कि सर्कल दोनों को साथ में टच कर रहा है, x को भी टच कर रहा है और y को भी टच कर रहा है, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, तो फिर क्या होगा, ये पॉइंट अगर आपका h, k है, ये डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस h, ये डिस्टेंस और दोनों क्या है रेडियस। इसमें किसी तो सब कुछ है, h भी वही, k भी वही, r भी। ये स्टैंडर्ड पोजीशन की बात कर रहा हूं। सर्कल अगर ऐसा रहा तो इसके कोई कंडीशन नहीं बना पाएंगे, पर अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करे, दिया वो क्वेश्चन है कि सर्कल इज टचिंग द एक्स एक्सिस, तो फिर हमें पता है कि सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट होगा वही उसका रेडियस होगा, y को टच करेगा तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट रेडियस होगा, दोनों को टच करेगा तो क्या होगा, तीनों से। तो मुझे बता सकते हो, अगर आपको ऐसा एक बार बताओ फिर लिखना कि आपको बोले कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल लाइन इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड टचिंग बोथ द एक्सिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल लाइन इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड टचिंग both the axis whose radius is 2 units। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, सर्कल इज लाइन इन द सेकंड क्वाड्रेंट टचिंग बोथ द axis and radius is 2 units। रेडियस तो दिया हुआ है, सेंटर नहीं दिया, क्या होगा आपकी तरफ से सेंटर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, क्या हो जाएगा सेंटर, सेंटर क्या होगा -2,2। ठीक है, दोनों एक्सिस को अगर टच कर रहा है तो तीनों को सेम होना है, बट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो एक्स कोऑर्डिनेट को नेगेटिव पे लेना पड़ेगा ना आपको, मैग्नीट्यूड सेम होगा 2 और 2, बट क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन देखनी पड़ेगी। तो बस सेंटर रेडियस पता है तो सर्कल का आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज कर लो। ठीक है, तो आपको आप लोग सिर्फ एक बार एनसीईआरटी सोल्व कर लीजिएगा, है ना, वैसे मैं आपसे 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, पहले वो कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास के बाद आप फिर डीपीटी करना चालू कर लो। इसका आगे समझ में